नमस्कार, आप सभी कोसी न्यूज़ दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह से आपको मिलाने जा रहे हैं और आज हम चुनावी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा कटिहार का माहौल। तो हमारे साथ जो विद्वान अधिवक्ता संजय जी मौजूद हैं, इनसे हम राजनीति का चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी 26 अप्रैल को ही चुनाव हुआ है, लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है, लेकिन तरह तरह के चर्चाएं हैं क्षेत्र में। क्या लगता है इस बार कटिहार की जनता की क्या मूड है? देखिए, कटिहार की जनता हर हमेशा जो है ऐसे उम्मीदवार को जिताते आया है कि जब वो लगता है कि वो व्यक्ति इस कटिहार के लायक है जी। और पिछले चुनाव में जो है दुलाल जी को कटिहार के मतदाताओं ने जिताया और पुनः उन पर भरोसा जताया। पार्टी ने भी भरोसा जताया, दल ने भी भरोसा जताया और कटिहार की जनता में भी भरोसा जताया। दुलाल जी का काम जो है, वस्तुतः आप देखेंगे कि दुलाल जी जिस समय एमपी बने, 19 में एमपी बने और कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। 19 में ही दिसंबर के महीने में जो है कोविड आ गया, वो तो उसका 3 साल तक इम्पैक्ट रहा और विगत 2 सालों का काम करने का उनको जो पूर्ण रूपेण जो काम करने का जो मिला, उनको 2 साल मिला है जी। तो उस 2 साल का एनालिसिस कीजिए और 20 साल का एनालिसिस कीजिए तो आपको लगेगा कि 2 साल बेहतर है 20 साल पर। सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जब भी कांग्रेस के तरफ से या राजद के तरफ से क्षेत्र में प्रचार करने के लिए लोग जाते हैं, वो कहते हैं संविधान पे खतरा है। क्यों संविधान पे खतरा है? आप अधिवक्ता हैं सर, आप बताइए। अब तो कहने वाले ही जाने, संविधान न कभी कभी खतरे में था और न है न रहेगा, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा चीज़ है कि आप केजरीवाल को देख रहे हैं ना जी, फिर हेमंत सोरेन को देख रहे हैं ना, पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुने हैं ना, वो भी जेल गए, पी चिदम्बरम का नाम सुने हैं ना। तो अभी जो आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर संविधान खतरे में होता तो ये कभी नहीं जेल गए होते। संविधान अगर खतरे में होता तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग जेल नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है कि राजद के लोग नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग नहीं गए हैं। तो संविधान अगर खतरा में होता तो जो संविधान को चला रहा है अपने हिसाब से संविधान को चलाता। संविधान एक अलग जो है विषय है और संविधान, चूँकि ये लोगों के अंदर जो है ये भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ लोग किताब संविधान के लेकर घूम रहे हैं। आखिर उस संविधान में क्या लिखा है वो जानते हैं? आप बताइए जी। इसी सिर्फ किताब लेकर घूम रहे हैं और उस संविधान में क्या लिखा है वो जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। और संविधान खतरे में, संविधान का कौन सा पारा खतरे में है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का खतरा में है, किसको पिटाया जा रहा है, ये तो बताएंगे ना। संविधान खतरा है, अरे भाई संविधान में क्या खतरा है? संविधान से आपको क्या खतरा है ये तो बताइए। संविधान से खतरा यही है कि जो गलत लोग हैं वो फंसे जा रहे हैं, जो सही लोग हैं अपना राज कर रहे हैं। कहा जाता है कि विपक्ष के पीछे जो है ईडी सीबीआई को लगा दिया जाता है। विपक्ष के पीछे लगा दिया जाता है, मान लिए विपक्ष के, ये पहले से भी होता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी जी ने जो वरीयता क्रम को दांव पर रख कर जो है चीफ जस्टिस बना दिया था। आपको ये पता नहीं है कि संविधान उस समय कहाँ था कि जो सीनियर जज थे उनको नज़रअंदाज करते हुए उनके जूनियर जज को हिंदुस्तान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। संविधान खतरे में, हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा था, उस समय संविधान खतरे में नहीं था। ये विपक्ष ये भी आरोप लगाते हैं कि जो भी बीजेपी में जाते हैं वो एकदम साफ सुथरा हो जाते हैं, उन्हें तुरंत मंत्री पद दी जाती है। ये और तो बात आप सही कहा जी कि हम तो बीजेपी के कोई और जदयू के या राजद के हम कोई पक्षधर नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जब पढ़ते लिखते थे तो हम लोग को कहता है कि सोहबत का असर होता है। सोहबत का असर का मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छे लोगों के संसर्ग में जाएंगे तो आप अच्छा बनेंगे और बुरे लोगों के संसर्ग में रहेंगे तो बुरा बनेंगे। तो अगर मानते हैं कि अगर वही लोग कह रहा है कि भाजपा में कोई जाता है तो इससे मान लेना चाहिए कि भाजपा अच्छी पार्टी है, क्योंकि जब उनके सोहबत में गए तो अच्छे हो गए, उनके सोहबत में थे तो गलत थे। तो जहाँ गलत लोग रहेगा, अगर आप मदिरा खाने में बैठे रहेंगे तो आपको तो अगर नहीं भी पिएंगे तो मदिरा का तो आपको स्मेल आएगा ना। आपके मुंह से नहीं जाए मदिरा, लेकिन आपके नाक से तो जाएगा ना मदिरा।
तो इसी तरह से अगर कोई आदमी अच्छे जगह पे जाता है तो उसका आचरण बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए ये कहना कि भाई वहाँ गए तो अच्छा हो गया, यहाँ थे तो बुरे थे, तो ये आप मान रहे हैं कि वहाँ अच्छे लोग हैं इसलिए वहाँ अच्छा हो गया। ये तो किताबी चीज़ है। अच्छा सर, कटिहार पे जैसे आपने कहा कि दुलाल चंद गोस्वामी इस बार जो है आ रहे हैं सांसद बन के पुनः। आना चाहिए, आ रहे हैं कि बात इसलिए कि जो हम लोगों के यहाँ, जैसे कि हम भी न्यायालय में कार्य करते हैं, हमारे यहाँ जितने प्रखंड के लोग हैं, 6 विधानसभा के लोग आते हैं और लोगों से बातचीत के दरमियान में हमको जिसे पता चला, जो आप लोग मीडिया भाई जिस तरह से एनालिसिस करते हैं उसी तरह से हम लोगों को जो बताते हैं लोग, उस हिसाब से आकलन से लगता है कि दुलाल जी को वोट जो है कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा पड़ा है। तो इसलिए माना जा सकता है कि जो लोगों का जो रुझान है वो लोगों के रुझान के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। जी सर, क्या लगता है कि जैसा चर्चाएं हुई है क्षेत्र में कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, लोकसभा के बारे में भी कहा जाता था, तो विधानसभा का हमने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि देखिए हमारा सामाजिक कार्य में हमारी अभिरुचि रहती है, आप लोगों के साथ रहते हैं, नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। जहाँ भी हमको लगता है कि किसी भाई को या किसी को तकलीफ़ है, हमने जो भी काम किया, जो कोर्ट में हम जो काम करते हैं, तो आप हमारे जो भी क्लाइंट हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि हम लोगों को कह देते हैं कि भैया आपको किसी से लेकर नहीं, उधार लेकर नहीं आना है, कोई किसी सामान को बेच कर नहीं लाना है, किसी तरह से आप ज़मीन और कोई चीज़ गिरवी रख के नहीं आना है। आप आइए, हम काम कर देंगे और आप जाइए कमा कर लाकर हमको जो मेरा मेहनताना है दे दीजिएगा। अगर ये हम इसी रास्ते पे चलते हैं तो हमने आज तक लोगों से जो काम किया कचहरी में, लोगों के लिए जो भला काम किया, तो लोग हर लोग उस चीज़ को थोड़ी सी भी अगर किसी की आत्मा है तो अच्छे काम का तो वो समर्थन करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और वो लोग कहते हैं तो देखिए ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे। और ये तकदीर की बात है, नुमाइंदगी की बात जहाँ तक आएगी, ये दल पार्टी तय करती है कि भाई किसको देना है, टिकट देना है। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मियाँ मिट्टू वाले हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हम देखिए, हमारा एक टीवी पर बड़ा अच्छा एड आता था, उस पर हम आपको फोकस करना चाहते थे कि टीवी पर एक एड आता है, ये कहता है कि आप ये न सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, आप ये सोचो कि आपने देश के लिए क्या किया। तो इस बिंदु पर आप काम करें कि हम ये नहीं कहें अपने मुंह से कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोग, जनता तय करे और लोग कहे कि नहीं चुनाव के लिए ये सही कैंडिडेट है और उस पर पार्टी तय करे, तब ये महानता है। तो इसलिए हमारा यही काम है कि हम ये ना सोचें कि पार्टी ने, देश ने मेरे लिए क्या किया, हम ये सोचें कि हमने उस देश के लिए, उस पार्टी के लिए, उस राजनीतिक दल के लिए हमने उसके लिए क्या किया। जी इसीलिए क्षेत्र में लगातार देखिए, जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी चर्चाएं जाहिर सी बात है होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हमने आपसे सवाल किया, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा चर्चा है, तो बिल्कुल जो चर्चा है वो देखिए चर्चा लोगों का है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेरे लिए इतना सोचते हैं, उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, जेपी भी आंदोलन किए, वो किसी पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर नहीं थे। अन्ना ने भी किया, तो बस ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। लोहिया हैं, लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया थे, जेपी थे, और हम जो है उनका अनुसरण करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं कि हमारा जो सोच जेपी की सोच है, लोहिया की सोच है, मधुलिमी की सोच है, जॉर्ज फर्नांडिस की सोच है, जो समाजवाद का एक प्रोधा के रूप में लोग जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और उनकी किताबों को जब आप पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि भाई राजनेता बन जाना वो बड़ी बात नहीं है। राजनेता बन जाना, किसी पार्लियामेंट का सदस्य हो जाना और ऐसे किसी असेंबली का सदस्य हो जाना, मंत्री हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है। लोग के दिल में बस जाना सबसे बड़ी बात है। और मैं यही करता आया हूँ और यही करता रहूँगा, ताउम्र करता रहूँगा कि लोगों के दिल में बसे रहें। अरे तकदीर में होगा, अरे जहाँ तकदीर ले जाएगा चला जाएगा, समझे ना, वो भविष्य की गर्त में है। लेकिन
ये कोशिश हर हमेशा रहेगा कि मैं लोगों के दिल में बसा रहूं, लोगों के लिए सोचता रहूं, लोगों के लिए काम करता रहूं। सर हम आपसे और भी बात करेंगे। तो हमारे साथ अभी कटिहार नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ पिछले चुनाव के बाद जो है क्या कुछ विकास। सर सबसे पहले क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर पिछले लगभग चुनाव होने के बाद जो है डेढ़ एक साल बीत चुका है। क्या कुछ विकास हुआ है सर कटिहार में? आप पार्षद लगभग 1.5 साल में हम लोगों ने 380 रोडों का प्राक्कलन तैयार किया है जी, और उसमें से 225 के करीब अभी काम चल रहा है और उसी में से लगभग 75 से 80 रोड नाला बन के तैयार भी हो गया है और कई सारे रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल 10 शौचालय हमने बनवाया है, पब्लिक के लिए हम लोगों ने बनवाया है शौचालय का, जहाँ जहाँ डिमांड था, जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरत था। उसके अलावा बहुत सारा सामान भी हम लोग इस बीच में खरीदे हैं और उस सामान से जैसे कि सब वाहन भी हमने खरीदा है। और शौचालय जो ट्रैक्टर पर सेट होता है, पहले बस पे था तो छोटे गली कम मतलब जो सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं है वहाँ नहीं जा पाते थे हम लोग। अब हम लोग ट्रैक्टर पर लिए हैं, उससे हम लोग थोड़ा 10 फीट के 8 फीट के रोड में भी हम लोग लेके जा रहे हैं। जी सर अभी जो कटिहार का माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल अभी भी तेज़ है, चूँकि अभी भी 5 चरण में चुनाव होना बाकी है। कटिहार में 26 अप्रैल को वोटिंग हुआ है। क्या लगता है सर, क्या जनता की मूड है इस बार? इस बार जो मूड है ना, वो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। और आपको इसी के लिए आपका जो भी चरण का वोटिंग हुआ है उस वोटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चुनाव के एक दिन पहले तक नहीं पता चलता है कि जनता कल क्या करेंगी, और वोट देने के बाद भी नहीं बता रही कि हम क्या करेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है कि हम लोगों को मोदी जी का साथ देना है। वो लोग थोड़ा देने के लिए मन बना चुके हैं, तो वो किसको चीख चीख के बोलेंगे कि हमने उनको साथ दिया है। इसलिए अगर वोटिंग प्रतिशत शुरू के प्रथम चरण में अगर कम भी हुआ है तो वो नक्सलाइट एरिया था, वहाँ पे 3 बजे तक ही मतदान होना था। तो इसलिए उस मतदान के द्वितीय चरण का जो चुनाव हुआ वहाँ देखिए मतदान अपने आप बढ़ गया। काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा। जी, काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा है। जी, क्या लगता है सर, जिस तरह से सर के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रहा है कि विधानसभा का चुनाव लगे, आप लोग के इधर का कैसा माहौल लग रहा है और क्या कुछ जनताएं कह रही है? देखिए वो 2025 की बातें हैं और मेरी शुभकामना हमेशा इनके साथ रहेगी कि हाँ भाई आप आइए। अच्छे लोगों का आना राजनीति में ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अगर ये आएंगे तो मोस्ट वेलकम, हम लोग इनके साथ हैं तहे दिल से। अंत में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि कटिहार की जनता जिस तरह से वोट दे करके दुलाल चंद गोस्वामी जी को जीत के लिए अपना आशीर्वाद दे चुकी है, उसी तरह पूरे देश में 400 पार मोदी जी का अगर स्लोगन है तो उसको हम लोगों का लक्ष्य बनता है, हम लोगों का प्रण लेना चाहिए सारे भारतवासी को कि हम लोग उनको देश में जो 10 साल विकास हुआ है उस विकास की गति को नहीं रुकने देना है। हमारा भारत देश का नाम पूरे विश्व के पटल पर है, तो उस चीज़ को आगे और भविष्य में होता रहे, इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जनता अपना मत दे और मोदी जी के शासन को जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। फिर से हम आ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ और इनसे हम चर्चा करेंगे। सर नीतीश कुमार अभी मोदी के साथ है, लेकिन उनका कभी कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी इधर से उधर होते रहते हैं। देखिए अगर नहीं होंगे तो भाई सत्ता अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए नीतीश जी को हमने पहले भी कहा कि नीतीश जी इस हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, नीतीश जी हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश जी के ही ऊपर जो हमने पहले भी कहा कि नीतीश जी के ऊपर ही सुशासन बाबू का ठप्पा लगा है, कि उनके ऊपर सुशासन बाबू का ठप्पा हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगा है। तो नीतीश जी को लगा कहीं खामी लगता है वो जाते हैं, भाई क्यों नहीं जाएंगे। अगर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से ही ना सारे लोग टूटे हैं? पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट हुई, कांग्रेस में टूट नहीं हुई, उसके बाद कांग्रेस इंदिरा हुई, और उसके बाद आप देखिए लोकदल बना, उसके बाद जो है जनसंघ बना। ये सारे लोग तो वहीं से टूट कर आए। तो जहाँ पर गलत फहमी है, जहाँ खामी है, वहाँ से लोग टूटेंगे। और ये तो प्रकृति है, परंपरा है। तो ये लोग टूटे हैं, ये कह देना कि नीतीश जी यहाँ से वहाँ चले गए, नीतीश जी जहाँ खामी लगता है वहाँ से हटते हैं। नीतीश जी गए 2 बार गए,
तो नीतीश जी को आज लालू जी कहेंगे कि पलटू राम है, तेजस्वी जी कहेंगे कि पलटू राम है। तो पलटू राम को आप जो नाम दे रहे हैं, जब आपके यहाँ जाते हैं तो वो जो है सुशासन बाबू रहते हैं, और जब इनके यहाँ आते हैं तो भी सुशासन बाबू रहते हैं। इसके मतलब ये है कि नीतीश जी के अंदर कोई खामी नहीं है। वो राजद में भी रहते हैं तो सुशासन बाबू रहते हैं, और भाजपा के साथ भी रहते हैं तो सुशासन बाबू रहते हैं। इसलिए नीतीश जी के बारे में ये कह देना कि पलटू राम है, तो भाई कौन सा शब्द का चयन आप लोग करते हैं बने वो दल वाले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो खुद कहते हैं कि भाई सुशासन बाबू हैं हमारे। जब जब आप कह रहे थे कि जो तेजस्वी जी ने कहा कि ये हमने नौकरी दी, आप बताइए ये तो बेवकूफ़ी बनाना हुआ ना। नौकरी कैसे दे सकते हैं? डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता। अगर कोई मंत्री परिषद का मुखिया होता है तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के आदेश के बिना, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। तो आप आखिर ये बताइए, तेजस्वी जी जहाँ जाते हैं वो कहते हैं हमने नौकरी दी। नहीं, ये तो हंसास्पद बात है भाई, हंसने वाली बात है कि ये शिक्षा की कमी की बात है कि अगर कोई भी आदमी ये बात कहता है, कैसे दे सकता है भाई नीतीश की मर्जी के खिलाफ? वो मुखिया वही हैं, निर्णय वही कैबिनेट का लेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है, तो वो नीतीश जब उनके साथ वो डिप्टी सीएम थे तो नीतीश जी जो उनके पास विभाग था, तो नीतीश जी ने जो प्रमाण पत्र और ज्वाइनिंग लेटर बांटे, उसमें डिप्टी सीएम वो भी गए और हाथ में हाथ लगाकर जो है वो पत्र वितरण किए। अब उससे नौकरी दी है तो वही समझें, वही जाने। अच्छा, एक चीज़ सर, जब तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ में थे तो युवाओं को नौकरी मिला और नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन सर ये भी सवाल उठता है कि जब तेजस्वी जी से अलग हुए तो अब क्यों नहीं नौकरी मिल रही है लोगों को? अरे तो तेजस्वी जी से अलग हुए तो अभी चुनाव आ गया, तो चुनाव के बाद में कुछ होगा। अब तो अभी निकले हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वैकेंसी आई है, देखिए वैकेंसी आना एक परंपरा है, और वो परंपरा जो है वैकेंसी को आना एक परंपरा है। जो आपको देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए वैकेंसी हर विभाग से आता है कि वैकेंसी कितनी है, इसकी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो होता है कि 400 पार, तो इसमें 400 पार के बाद युवाओं को कितनी रोजगार मिलेगी, ये बात नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो हम लोगों का इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, हम लोग जो है जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? उसकी रीज़निंग ये है कि सपोज कीजिए कि 2024 में वैकेंसी किसी विभाग में 700 की है, एडवर्टीजमेंट नोटिस के माध्यम से 700 की वैकेंसी निकल गई, और 700 की वैकेंसी निकलने के बाद में 700 एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अगर नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आएगी तो उसमें रिटायर करेंगे, जो सीट वैकेंट होगा उसी की वैकेंसी आएगी। तो मान लेते हैं रिटायरमेंट में 4 लोग, एक विभाग में 40 लोग रिटायर किए, तो आप 700 की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो ये जो 40 जो वैकेंसी हुई, तो आप अगर नेक्स्ट ईयर में कहेंगे मोदी जी तो दिए नहीं, नीतीश जी तो दिए नहीं, अरे भाई देंगे कहाँ? अब उन्होंने स्टार्टअप की बात करी है, लोगों को पहले से जो है, देखिए हम लोगों के यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज कम हो रहा था, तो अभी हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन, लोगों ज़्यादा रुचि लेने लगे, लोग स्टार्टअप की बात करने लगे, और स्टार्टअप जो है चल रहा है, तो वो भी एक तरह का रोज़गार है। स्वरोजगार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। स्वरोजगार जो है से आपको मिलेगा, नौकरी मिलेगा लोगों को। जो वैकेंसी होगी उसी वैकेंसी के माध्यम से सृजन कहाँ से होगा भाई? आप लोग, सब लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग सोच के हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई नौकरी की लिमिटेशन है। कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है जो जॉब के लिए, तो वो पेपर लीक का मामला सामने आता है। वो कहाँ पे हुआ पेपर लीक का मामला? बहुत जगह होता है सर, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे का हो या कोई भी में हुआ जी, किसके शासन काल में हुआ?
इसमें तो नीतीश बाबू भी तो हैं, नहीं, 15 साल से नीतीश तो सरकार है। नीतीश जी ने उस पर जांच बैठाया। जी। आपको लैंड फॉर जॉब किसके रीजन में है? आपको पता ही होगा लैंड फॉर जॉब किसके रीजन में है। आपको पता होगा किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये भी पता होगा। जी। तो जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पे जो है पत्थर नहीं फेंकता है। लेकिन अब जिसको नहीं होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लोग जो है अपने ही शीशे वाले घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो फेंके, उस पर हम लोगों का क्या कहना है। लेकिन आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब कहाँ हुआ, जो पेपर लीक का मामला कहाँ हुआ, रंजीत डॉन कब पैदा लिया, ये सब आप लोगों को पता है कि रंजीत डॉन किस शासन व्यवस्था का था, कितने फर्जी डॉक्टर बनाया, किसके परिवार में फर्जी लोग डॉक्टर बने। जो लोग मैट्रिक नहीं पास कर सकते थे उनको भी डॉक्टर की डिग्री मिली है, आपको पता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।